हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईआरएस ऑफिसर के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बारे में यहाँ पे हम आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बनी बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इनका काम होता है भारत सरकार के राजस्व को इकट्ठा करना। ये भारत सरकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ये ऑफिसर वित्त मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देने लायक है, ये जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, ये दो बोर्ड में जो है बटा हुआ है, यानी दो भागों में इसके दो बोर्ड हैं, जो कि मतलब जिनका सारा काम होता है टैक्स वसूलना ही काम होता है। तो देखिए, एक बोर्ड नाम होता है सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा का होता है सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम विभाग, जिससे आईआरएस द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी दोनों विभागों का काम टैक्स वसूलना ही है, लेकिन थोड़ा सा इनका काम बटा हुआ है। अब देखिए, अब बात करते हैं आईआरएस कैसे बनते हैं और उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो देखिए, आईआरएस जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक जो होते हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं जो ग्रुप बी से डायरेक्ट प्रमोट होकर के आईआरएस बनते हैं। और देखिए, लगभग 50% जो आईआरएस बनते हैं वो प्रमोशन के थ्रू ही बनते हैं, और जो 50% होते हैं वो एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। और जो प्रमोट होकर बने होते हैं उनको तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको पिछले सालों में इस विभाग में काम का काफ़ी सारा अनुभव होता है। लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्ट होकर आते हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो जो आईआरएस डायरेक्ट यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं उन्हें लिबासना में सबसे पहले 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। तो देखिए, ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है, इनके साथ आईएएस ऑफिसर भी होते हैं। अब जैसे इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इन्हें फिर जो महाराष्ट्र का नागपुर है वहाँ पे भेजा जाता है 16 मंथ की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे ये जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देने वाली होती है, जो आईआरएस होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक आईआरएस होते हैं इनकम टैक्स विभाग के, दूसरे आईआरएस होते हैं कस्टम एंड एक्साइज विभाग के। जो आईआरएस यानी आईटी यानी इनकम टैक्स वाले होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग के लिए यानी डीटी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भेजा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। और जो आईआरएस सीईई वाले होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए NACIN यानी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स भेजा जाता है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान इनको ओटिस कहा जाता है। ओटिस का मतलब होता है ऑफिसर ट्रेनिंग, जो कि क्या होता है, कई नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे कराए जाते हैं, ताकि इनको अपने डिपार्टमेंट में अच्छी पकड़ और समझ मिल सके। देखिए, अब इनकी जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, एक आईआरएस की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी की होती है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होते हैं। और देखिए, जो आईआरएस इनकम टैक्स वाले होते हैं और जो आईआरएस कस्टम वाले होते हैं, इनकी लगभग जो पोस्ट और पावर और प्रमोशन होता है लगभग समान ही होता है। अब देखिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आईआरएस जो इनकम टैक्स वाले हैं और आईआरएस जो कस्टम एंड एक्साइज वाले हैं, इनकी सबसे पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसी तरह से आईआरएस के जो कस्टम एंड एक्साइज वाले होते हैं, इनकी भी होती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम का। उसके बाद होता है डिप्टी कमिश्नर का, इनका भी होता है डिप्टी कमिश्नर का। उसके बाद होता है कि क्या कहते हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम एक्साइज का। ठीक इसी तरह से जितने भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सेम इनका जो प्रमोशन होता है लगभग बराबर होता है, और इसी तरह से इनकी पावर भी बराबर होती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं इनकी कि ऑफिसर की जो पावर होती है और ड्यूटी होती है किस प्रकार की होती है। तो देखिए, जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं वो टैक्स से संबंधित नए नए कानून ला सकते हैं, बना सकते हैं, और इनको जो टैक्स छिपाने वाले लोग होते हैं उनके घर पे छापा मार सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। इसके अलावा अवैध तरीके से जो भी काला धन होता है या जो लोग कमाई करते हैं उनको भी क्या कहते हैं, ये
गिरफ्तार करते हैं, उनकी जांच करते हैं। अगर वो क्या अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करते हैं, उनकी संपत्ति भी ये जब्त करते हैं। ये सारी पावर IAS ऑफिसर के पास होती है। इसके अलावा अगर कोई IAS ऑफिसर किसी को ऊपर उसको मतलब टैक्स चोरी का शक होता है तो तुरंत उसके घर जाके रेड डाल सकता है और छानबीन भी कर सकता है। अगर अवैध संपत्ति पाई जाती है तो उसे जब्त करके उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं कि इनके पर्क और बेनिफिट्स की, इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, जो IRS ऑफिसर होते हैं मेन रूप से बड़े बड़े महानगरों में ही पोस्टेड होते हैं। इनका जॉब सिर्फ 9 से 5 तक ही होता है, कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड इनके पास नहीं होता है। इसलिए ये IRS की जो जॉब होती है IAS की अपेक्षा सुकून भरी होती है। इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता जैसे कि IAS में होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन होती है IAS में। तो देखिए, इनको उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए, इनकी सैलरी की बात करें तो इनको स्टार्टिंग जो सैलरी होती है सेम वही IAS की तरह ही होती है। 55,000 रुपये मिलते हैं और इनको रहने के लिए 2 BHK का एक घर मिलता है। साथ ही ऑफिस के कार्यों के लिए एक सरकारी गाड़ी मिलती है और ड्राइवर भी मिलता है, जो कि जिसका मेंटेनेंस खर्चा और सारा खर्चा सरकार वहन करती है। और जो IAS होते हैं भाई, उनको तो 2-3 गाड़ियाँ मिलती हैं, साथ ही बंगला और नौकर भी मिलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है इनके जो है ट्रांसफ़र को लेकर के। IAS को है तो आप रातों रात ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो IRS ऑफिसर होते हैं इनको जो ट्रांसफ़र करना होगा तो एक विशेष नियम के थ्रू ही कर सकते हैं आप। वो भी 4 साल कम से कम, अगर जहाँ पोस्ट है 4 साल के पहले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें ये होता है कि कोई भी अपनी पावर का, जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने पावर का मिसयूज करके इनको ट्रांसफ़र कभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनको अगर ट्रांसफ़र करना है तो एक विशेष कानून की सहायता से ही इन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको मेंटली जो टेंशन होता है वो नहीं होता है और ये बड़े शांति और सुकून की जॉब होती है IAS की अपेक्षा। फ्रेंड्स, तो ये रही IRS के जॉब प्रोफाइल को लेकर एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।